हेलो स्टूडेंट, इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय कुरुद से। आज हम BA तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत इकाई चतुर्थ में प्रश्नावली विषय पर चर्चा करेंगे। सामाजिक अनुसंधान में दो तरह के तथ्यों का संकलन करना होता है, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। समाजशास्त्र में प्राथमिक तथ्यों के आधार पर अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण होता है और प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु प्रश्नावली विधि या उपकरण का उपयोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यह विधि दूसरी विधियों की अपेक्षा सरल भी है और जब सूचनादाता शिक्षित हों और अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हुए हों तब इस विधि का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। वुड एंड हार्ट का भी कहना है कि सामान्यतः प्रश्नावली शब्दों से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के एक उपकरण से है जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। अर्थात हम प्रश्नावली को विषय से संबंधित जो प्रश्न हमने तैयार किया है उस प्रश्न के प्रपत्र को उत्तरदाता के पास भेज देते हैं और उत्तरदाता उसे भरकर हमें भेजता है। आइए उसके विशेषताओं के आधार पर उसे और स्पष्ट तरह समझने का प्रयास करें। प्रश्नावली प्रश्नों की सूची है, जैसे पहले ही कहा। दूसरा, प्रश्नावली भेजेंगे कैसे? तो प्रश्नावली डाक द्वारा सूचनादाता के पास भेजी जाती है और प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं ही पढ़कर उसके उत्तर भरता है। प्रश्नावली का प्रयोग जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि वह खुद भरता है तो जो शिक्षित वर्ग के उत्तरदाता हैं उसे ही हम इसे प्रेषित कर सकते हैं। सूचनादाता से हमारा संपर्क जो है वो इनडायरेक्ट होता है। हम डायरेक्ट संपर्क ना करके प्रश्नावली प्रपत्र के माध्यम से और उसके साथ भेजे हुए पत्र के माध्यम से उनसे इनडायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। प्रश्नावली का प्रयोग जब क्षेत्र बहुत बड़ा है, सूचनादाता बहुत अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं, तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसको हमने डाक द्वारा सूचनादाता तक भेजा है और सूचनादाता भी डाक द्वारा ही हमें वापस करता है। प्रश्नावली में एक साथ अनेक सूचनादाताओं से एक ही जगह पर बैठकर सूचना प्राप्त की जा सकती है। प्रश्नावली का एक फ़ायदा और भी है कि कभी कभी हम जब फेस टू फेस लोगों के सामने दिखाई देते हैं और उपस्थित होते हैं तो वो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने में संकोच करता है, लेकिन प्रश्नावली के माध्यम से अगर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर वो सामने नहीं दे पाता, उन प्रश्नों की जानकारी भी हमें प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। प्रश्नावली के प्रकार बताने के पहले एक बार और कुछ चीज़ों पर डिस्कशन करना चाहूँगी कि प्रश्नावली जब हम प्रश्नावली तैयार करते हैं तो प्रश्नावली तैयार करने के पहले जो अध्ययन विषय हमारा है या अध्ययन समस्या जो है जिस विषय पर हम शोध करने वाले हैं उस विषय के बारे में आपको विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। उस विषय के बारे में आप अधिक से अधिक पढ़ें, संबंधित साहित्य का अध्ययन करें या आसपास के बारे में उस विषय विशेष पर जो जानकारियां हैं या उस विषय से संबंधित जो लोग आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करें ताकि उस विषय पर आप अधिक से अधिक प्रश्नों का तैयार कर सकें। अर्थात प्रश्नों के तैयार करने के पहले उस विषय का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। तो प्रश्नावली के प्रकार के संदर्भ में देखें तो सबसे पहली प्रश्नावली है संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली जिस विषय पर हम प्रश्न बनाने वाले हैं उसके संबंधित शब्द, भाषा, शैली सब कुछ पहले से निर्धारित करके हम प्रश्नों को विषय से संबंधित प्रश्नों को क्रमवार तैयार करते हैं। ऐसी प्रश्नावली को हम संरचित प्रश्नावली कहते हैं। असंरचित प्रश्नावली में कुछ लोगों का कहना है कि कुछ प्रश्न पहले से निर्धारित हैं, बाकी पूरे प्रश्न तैयार नहीं हैं, या कुछ लोगों ने साक्षात्कार निर्देशिका के रूप में ही प्रश्नावली को असंरचित प्रश्नावली कहा। कुछ का कहना है कि
हम केवल उत्तरदाता को प्रश्नों के संदर्भ में निर्देशित कर सकते हैं और निर्देशन के आधार पर वो उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देगा। इस तरह की प्रश्नावली को असंरचित प्रश्नावली कहा गया। प्रश्नावली के अंदर जिस तरह के प्रश्न रखे जाते हैं उसके आधार पर हम प्रश्नावली के प्रकार को बताएं अगर, तो वो है बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसका अर्थ ये है कि इस तरह के प्रश्न रखे जाते हैं जिसमें उत्तरदाता को हाँ या नहीं में या 2 या 3 शब्द पहले से दिए हैं उसी पर उत्तर देना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि अगर हम किसी उत्तरदाता से पूछते हैं क्या आप बालिका शिक्षा के पक्ष में हैं, हाँ या नहीं, उत्तरदाता किसी एक में टिक लगा देगा। अब इसी तरह से अगली प्रश्नों के स्वरूप के संदर्भ में देखें, खुली, असीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तरदाता को स्वतंत्रता होती है अपनी इच्छानुसार उत्तर देने के लिए। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न हमने रखा कि वर्तमान में छात्र असंतोष के कारण क्या है, आपकी राय दीजिए। तो उत्तरदाता उस पर स्वतंत्र है कि जिस तरह की भी जानकारी वो उस पर लिखना चाहे। अगला है चित्रमय प्रश्नावली। कभी कभी प्रश्नावली बहुत बोरिंग हो जाती है या प्रश्नावली को इंटरेस्टिंग बनाना होता है, तो वहाँ पर हम प्रश्नावली में कुछ प्रश्न पहले से प्रश्न रखेंगे और कुछ चित्र जो है वो जैसे फैमिली का टाइप्स रख दिया या घर का स्वरूप रख दिया, जिसमें लिख दिया कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं कि शहरी क्षेत्र में रहते हैं। इस तरह से कुछ प्रश्न या इसका प्रयोग जो चाइल्ड साइकोलॉजी वाले जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, उनके लिए भी चित्रों के माध्यम से उनसे जानकारी लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली अर्थात प्रश्नावली में हर तरह के प्रश्न, कुछ संरचित प्रश्नावली हैं, कुछ हाँ या नहीं के प्रश्नावली हैं, कुछ खुली या असीमित प्रश्नावली हैं, कुछ चित्रमय प्रश्नावली हैं। कुछ प्रश्न जो हैं वो बहुवैकल्पिक हैं, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे आप किस जाति या धर्म या संप्रदाय के हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, या आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, तो अविवाहित हैं, विवाहित हैं, विधवा हैं, विदुर हैं, तलाकशुदा हैं, तो आप जिससे संबंधित हैं उस पर टिक लगाएं। तो इस प्रकार प्रश्नावली आप तैयार कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अध्ययन विषय से संबंधित जानकारियाँ एकत्रित करते हैं। अब प्रश्नावली भेजने से संबंधित सावधानियाँ, लेकिन उसके पहले कुछ जानकारियाँ आपको और देना चाहूँगी कि जब हम प्रश्नावली बनाते हैं तो प्रश्नावली में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रश्न तैयार करने के पहले आपको विषय विशेष के संदर्भ में विस्तृत ज्ञान का होना आवश्यक है। जब आप प्रश्नावली तैयार करें तो प्रश्नों को प्रिंट कराते समय आप विशेष बातों का ध्यान रखें। जैसे आप A4 साइज़ के पेपर में पत्र छपवाएं, 1 साइड पेपर प्रिंट कराएं, पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रिंटिंग अच्छा होना चाहिए। साथ ही जब हम प्रश्नावली भेजें तो भेजने के पहले जिस लिफाफे में हम उत्तरदाता को प्रश्नावली भेज रहे हैं उस लिफाफे में प्रश्नों की जो सूची हमने तैयार की है वो, उसके ऊपर एक पत्र भेजना है जिसे हम सहगामी पत्र कहते हैं, और साथ ही जिस उत्तरदाता के पास यह भेजा जा रहा है उसमें अपना स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा अवश्य दें, क्योंकि उत्तरदाता अपने स्वयं के व्यय पर आपको प्रश्नावली वापस नहीं करेगा, बल्कि आप अपना स्वयं का टिकट लगा हुआ लिफाफा उसके साथ अटैच कर दें, ताकि सूचनादाता प्रश्नों के उत्तर भरकर आपने जो लिफाफा भेजा है उस लिफाफे में प्रश्नों को फिर से डालकर आपको भेज सके। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए खास, और साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नावली में प्रश्न बहुत बोरिंग ना हो, बहुत लंबे ना हो, छोटे छोटे प्रश्न हो, प्रश्न जो हैं वो सरल हो, स्पष्ट हो। इन बातों का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर प्रश्न बहुत बड़े होंगे या प्रपत्र प्रश्नों की सूची बहुत लंबी होगी तो उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर देने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। अब आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्नावली में सहगामी और अनुगामी पत्र क्या होते हैं। जब भी आप ऑफिशियल लेटर देखते हैं, जब कोई जानकारी हमें भेजनी होती है तो उसके ऊपर हम कवरिंग लेटर भेजते हैं। उसी तरह के जब अनुसंधानकर्ता या संस्था प्रश्नावली के साथ प्रश्नावली जब भेजता है तो उसके साथ एक पत्र भी भेजता है जिसे हम सहगामी पत्र कहते हैं। इसमें हम उत्तरदाता को बताते हैं कि हम ये प्रश्नावली आपकी ओर क्यों प्रेषित कर रहे हैं और हमारे
प्रेषित करने का उद्देश्य क्या है, हमारे अध्ययन का उद्देश्य क्या है, और उनसे आग्रह किया जाता है कि प्रश्नावली भरकर शीघ्र हमारी ओर प्रेषित करें। अब अनुगामी पत्र कब भेजा जाता है? जब प्रश्नावली उत्तरदाता भरकर नहीं लौटा रहा है, बहुत लंबा समय हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, फिर भी वो प्रश्नावली वापस नहीं कर रहा है, तो हम एक रिमाइंडर लेटर फिर से उसको भेजते हैं, जिसे हम अनुगामी पत्र कहते हैं, और जिसमें प्रश्नावली भेजने हेतु उसे याद दिलाई जाती है, उनसे आवेदन किया जाता है, निवेदन किया जाता है। इस पत्र को हम अनुगामी पत्र कहते हैं। पहला अनुगामी पत्र 16 दिन के पश्चात और फिर से 16 दिन बीतने के बाद 1 सप्ताह बाद फिर से अनुगामी पत्र भेजा जाता है, लेकिन इस बार अनुगामी पत्र के साथ आप एक प्रश्नावली की सूची फिर से प्रेषित कर दें। हो सकता है कि सामने वाले उत्तरदाता के पास आपकी प्रश्नावली पहुंच ही ना पाई हो, डाक की कोई गड़बड़ी हो गई, या पता सही ना होने की स्थिति में अगर प्रश्नावली उन तक नहीं पहुंची, तो आप उसके साथ फिर से एक प्रश्नावली भेजें और फिर से उनसे निवेदन करें। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि सहगामी और अनुगामी पत्र क्या है। अब हम बात करेंगे कि प्रश्नावली का इम्पोर्टेंस क्या है। प्रश्नावली का इम्पोर्टेंस ये है कि जब हमारी जनसंख्या बहुत विशाल क्षेत्र का हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, तब हम प्रश्नावली का उपयोग करते हैं। इसमें हमारा खर्च कम होता है, क्योंकि हमें आना जाना नहीं पड़ता, इसलिए जो पोस्टल खर्च है वही बस लगता है। इसलिए न्यूनतम व्यय, न्यूनतम समय, क्योंकि आपको बहुत समय खराब नहीं करना पड़ता, केवल प्रश्नावली पहुंचने और उसके वापस आने तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है। श्रम भी कम लगता है। कई बार कुछ विषय ऐसे होते हैं कि एक ही बार सभी विषयों के उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो पाते और बार बार हमें प्रश्नावली प्रेषित करना होता है। तब हम प्रश्नावली के माध्यम से पहली बार प्रश्नों से सब कुछ विषय से संबंधित जानकारी ली और उसी विषय से संबंधित पुनः जानकारी लेना चाहते हैं, तो यह एक आसान उपकरण के रूप में उपयोगी है। क्योंकि उत्तरदाता स्वतंत्र है अपनी इच्छानुसार प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, इसलिए जो जानकारी हमारे पास पहुंचती हैं वो स्वतंत्र तथा प्रामाणिक सूचनाएं होती हैं। दूसरे उपकरणों की अपेक्षा या विधियों की अपेक्षा यह सुविधाजनक है। स्वयं प्रशासनिक, क्योंकि आप खुद भी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड हैं और जो उत्तरदाता है वह भी उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है और वह प्रशासन अपने स्वतंत्रता के आधार पर सेल्फ डिसिप्लिन से वो आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। क्योंकि प्रश्नावली द्वारा जो प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं उसमें सांख्यिकी का प्रयोग, काउंटिंग करना आसान होता है, इसलिए सांख्यिकी प्रयोग के लिए प्रश्नावली एक उपयुक्त विधि या उपकरण है। लेकिन इसके साथ प्रश्नावली के अपने कुछ लिमिटेशन हैं। सबसे पहला लिमिटेशन तो यह है कि यह केवल शिक्षित वर्ग के लिए उपयोग में लाई जाती है, इसलिए यह अशिक्षितों के लिए अनुपयुक्त हैं। दूसरा, कभी कभी ये आता है कि प्रश्नावली हमने तो भेजी लेकिन उत्तरदाता हमें प्रश्नावली भरकर दे ही नहीं रहा है या वापस नहीं कर पा रहा है, इससे हमारा अनुसंधान कार्य में बाधा आती है। तीसरी, अपूर्ण सूचनाएं। कभी कभी उत्तरदाता जो है वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब प्रश्नों में से कुछ प्रश्न के उत्तर उसने दिया और कुछ प्रश्नों के उत्तर उसने हमें लिखकर नहीं दिया। ऐसी स्थिति में हमारा शोध कार्य के कुछ प्रश्नों की एनालिसिस करना असंभव हो जाता है। चौथा, अस्पष्ट लेख, क्योंकि उत्तरदाता स्वयं इसे लिखता है तो इसलिए उसकी राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती या उसने गलत तरीके से कोई चीज़ें लिख दी है, तो अस्पष्ट लेख के कारण जवाब क्या है यह पता नहीं चल पाता। पांचवा, प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन असंभव, क्योंकि हम केवल शिक्षित वर्ग के उत्तरदाता को चयनित कर रहे हैं, इसलिए यह एक बेहतर निदर्शन है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर एक पक्ष से तथ्यों का संकलन किया और दूसरे पक्ष को छोड़ दिया। छठवां, भावनात्मक प्रेरणा का अभाव। आप देखते हैं कि जब आप प्रत्यक्ष रूप से किसी उत्तरदाता के पास
संपर्क करते हैं तो आप उसे इमोशनल सपोर्ट करते हैं, उसे उत्प्रेरित करते हैं प्रश्नों के जवाब देने के लिए। लेकिन क्योंकि आप वहाँ पर फेस टू फेस उपस्थित नहीं हैं, इसलिए उसे वहाँ पर इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, उसे उत्प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो ये एक समस्या हमारे सामने आती है। सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण असंभव। समाजशास्त्र में ये एक समस्या है कि एक ही विषय विशेष से संबंधित अलग अलग अध्ययनकर्ता अगर प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो प्रश्नों का स्वरूप जो है वो अलग अलग होता है, अर्थात एक ही विषय विशेष पर सार्वभौमिक प्रश्न का निर्माण असंभव है। क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत विस्तृत है, गहन अध्ययन असंभव, क्योंकि हम विषय पर केवल सीमित जानकारियाँ ही एकत्रित कर पा रहे हैं और हमारा क्षेत्र बहुत लंबा है, इसलिए सभी जगह पर जाकर हमें ना तो अवलोकन का अवसर मिला और ना ही उन जो उत्तरदाता हैं उनसे बहुत सारी गहन जानकारियाँ एकत्रित करना संभव नहीं हो पाया, इसलिए प्रश्नावली में गहन अध्ययन असंभव है। विश्वसनीयता का अभाव। हो सकता है जिस उत्तरदाता ने जो प्रश्नों का उत्तर दिया है वह हमें किसी भी प्रश्नों पे कोई भी उत्तर देकर आपकी ओर प्रेषित कर सकता है, इसलिए उसकी विश्वसनीयता पर भी संदेह है कि उसने जो जानकारियाँ दी हैं वो वास्तव में सही हैं या नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि प्रश्नावली जो है वो बहुत ही प्राथमिक तथ्यों के संकलन की एक बहुत ही उपयोगी विधि या उपकरण है और इसके माध्यम से हमारे अनुसंधान कार्य को एक गति मिलती है। जहाँ पर कोई ऐसा विषय अनुसंधान हेतु चयनित किया गया है जहाँ पर उत्तरदाता शिक्षित हैं, हमारा क्षेत्र बिखरा हुआ है, तब यह बहुत ही उपयोगी है। तो अब आप लोगों ने प्रश्नावली विधि या उपकरण के माध्यम से अनुसंधान कार्य किस प्रकार से संचालित किया जाता है और आपका अध्ययन या शोध जो है उसको करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर अभी हमने चर्चा की। थैंक यू।